तो ये कहानी एक ऐसे राजा की है, उस राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। तो एक बार राजा के मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो खैर, मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में, और आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ सुखमय और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, जिसका नाम है 3 प्रश्न। अच्छा, जो हमारे ये लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय जी, ये रूस के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती थी, इतनी ऐसे कह लें कि ज़मीन से जुड़ी होती थी कि उनका हिंदी रूपांतरण कई साहित्यकारों ने, हमारे हिंदी साहित्यकारों ने इसका हिंदी रूपांतरण तक कर डाला है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि इनकी कहानियाँ कितनी अच्छी होंगी। और सबसे अच्छी बात इनकी कहानियों की ये थी कि ये समाज से जुड़ी हुई थी, समाज के विभिन्न लोगों की, विभिन्न किरदारों की, जो एक होता है कि उनसे चुराई हुई कहानियाँ की, विभिन्न किरदारों की सोच की, विभिन्न किरदारों के जीवन यापन की वो कहानियाँ थी। तो इस वजह से इनकी कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध भी थी। तो आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो कहानी सुनाने से पहले और सुनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सबके लिए लेकर आती रहूँ। तो खैर, ये कहानी उस राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था, और इसी खोज के चलते एक बार राजा के मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहला प्रश्न उसका ये था कि किसी भी कार्य को रोक करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न उसका था कि किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है। तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। और इसी के चलते राजा ने यह घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति उपरोक्त प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग राजमहल गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। जो पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनाना चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम अपने समय पर होगा। दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कार्यों को करने का अग्रिम निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा और राजा को चाहिए कि वह मन विलास के सभी कार्यों को तिलांजलि देकर हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की ओर अपना पूरा ध्यान लगाए। किसी और ने कहा कि राजा के लिए यह असंभव है कि वह हर कार्य को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके, इसलिए राजा को विज्ञ जनों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को ये बताए कि उसे कब क्या करना है। फिर किसी और ने यह कहा कि कुछ मामलों में त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं और परामर्श के लिए समय नहीं होता, लेकिन ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं की सहायता से राजा यदि चाहे तो किसी भी घटना का पूर्व अनुमान लगा सकता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी कोई सहमति नहीं बनी। एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को प्रशासकों में अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। दूसरे ने राजा से पुरोहितों और सन्यासियों में आशा रखने के लिए कहा। किसी और ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं पर विश्वास करने के लिए कहा। खैर, तीसरे प्रश्न के जवाब में भी विविध उत्तर मिले। किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वश्रेष्ठ कहा। किसी और ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना ही सबसे जरूरी है। तो कईयों ने अपने कई विचार प्रकट किए। खैर, राजा को इन उत्तरों में से कोई भी ठीक नहीं लगा, इसलिए किसी को भी पुरस्कार जो है नहीं दिया गया। कुछ दिन तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन का निश्चय किया। वे महात्मा का एक पर्वत के ऊपर बनी कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को यह पता चला कि महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने सेवक से कहा कि वे पर्वत की तलहटी पर लौटने का इंतजार करें। फिर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया। अब महात्मा की कुटिया तक पहुंचने पर राजा ने देखा कि वे अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा ने राजा को देखकर सर हिलाया और खुदाई करते रहे। बगीचे में काम करना उनके लिए वाकई कुछ कठिन था। वे वृद्ध हो चले थे। हाँफते हुए वे जमीन पर फावड़ा चला रहे थे।
खैर, राजा महात्मा तक पहुंचा और बोला कि मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। पहला, कि किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है। दूसरा, कि किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है। तीसरा, कि वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। खैर, महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसके कंधे को थपथपाया और खुदाई करते ही रहे। राजा ने कहा कि अब थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़ा और उसने फिर से वे तीनों प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा कि अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे हो गए, शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा कि मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपने घर तो जा सकूं। इस पर महात्मा ने राजा से कहा कि क्या तुम्हें किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। राजा ने आवाज की दिशा में सर घुमाया। दोनों ने पेड़ों के झुंड से एक आदमी को उनकी ओर भागते आते देखा। वे अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत खून बह रहा था। वे दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक किया जब तक खून बहना रुक नहीं गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। मैं आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चला था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चला था और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। एक पल को वो भूली गया कि वह कहाँ है और वह क्यों यहाँ आया था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत महीन स्वर में कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन तुमने क्या है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। राजा ने उससे पूछा। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला था और मेरी संपत्ति हथिया ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया और वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को दत्त था पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपके उपकार का बदला चुकाऊं और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अब सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव आपकी कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दे। राजा ये जानकर बहुत हर्षित हुआ कि प्रकार उसके शत्रु का रूपांतरण हो गया, कि किस प्रकार उसके शत्रु का जो है रूपांतरण हो गया। उसे न केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी संपत्ति लौटाने का वचन भी दे दिया और उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक के मार्फत अपने निजी चिकित्सक को बुलावा भेजा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः आया और उसने देखा कि महात्मा पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। तो राजा ने कहा कि वह कैसे। खैर, तो महात्मा ने बताया कि कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको ये खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ चला आया तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसके घाव को भली प्रकार बांधा
यदि आप ऐसा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना सबसे आवश्यक कार्य था। स्मरण रहे, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है, इस क्षण में है। इसी क्षण की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। समाप्त। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम और मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।